आकिस जो कि चुपके ये सारा मंजर देख रही होती है, उसकी नज़र बतूगा पे पड़ती है जो घोड़े पर सवार होता है और रो रहा होता है। वो बतूगा के पास आती है और उसको अपनी लकड़ी की एक तलवार देती है और कहती है कि तुम रो नहीं। बतूगा वो तलवार अपने पास रख लेता है। टैगोर खान कहता है कि मेरी बेटी को मारने वाला अगर सरदार भी है तो मेरे कबीले से जिंदा बचकर जा नहीं सकता। दोनों फरीक कहता है कि मेरी बेटी को मारने वाला अगर सरदार भी है तो मेरे कबीले से जिंदा बचकर जा नहीं सकता। दोनों फरीकों के सिपाही एक दूसरे पर अपनी तलवारें निकाल लेते हैं। अल्पागो अपने सिपाहियों को रोकते हुए कहता है कि जिसने अपनी बेटी की शादी मुझसे सिर्फ इसलिए की ताकि मेरी जासूसी कर सके, उस खान के कबीले को मैं नीस्त नाबूद कर दूंगा। टैगोर खान कहता है अगर तुम ये कर सकते हो तो करके दिखाओ, और वार करने के लिए तलवार निकालकर उसकी तरफ बढ़ता है। अल्पागो उसके वारों को नाकाम बनाते हुए उसे हलाक कर देता है। चोलपान जो कि तिलसिम की लाश को लिए बैठी होती है, उसके सामने अल्पागो उसके बाप को भी कत्ल कर देता है। शदीद गुस्से के आलम में बोट खड़ी होती है और तलवार से वार करने के लिए अल्पागो की तरफ बढ़ती है, जबकि बलामीर उसके वार को नाकाम बना देता है। क्योंकि टैगोर खान के मर जाने के बाद चोलपान ही कबीले की नई सरदार थी, बलामीर उसे कहता है कि कबीले से उसके सरदार को मत छीनो। अल्पागो दाग कबीले के सिपाहियों, लोगों, औरतों और बच्चों को मुखातिब करते हुए कहता है कि टैगोर खान, तिलसिम और चोलपान ने हुकूमत के साथ गद्दारी की है, इसीलिए उनको मैंने ये सज़ा दी है। और चोलपान से कहता है क्योंकि तुम्हारी गद्दारी का मेरे पास कोई सबूत मौजूद नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारी जान बख्श रहा हूँ, लेकिन तुम्हें और तुम्हारी नस्ल को इस ज़मीन से जला वतन कर रहा हूँ। सूरज डूबने से पहले मेरी सरहद से बाहर निकल जाओ। एवरिन अल्पागो से कहता है कि हम अपना वतन छोड़कर कभी भी नहीं जाएंगे, और तलवार निकालकर उसकी तरफ बढ़ता है और उस पर हमला कर देता है। अल्पागो उसके हमले को नाकाम बनाता है और उसे ज़ख्मी कर देता है। एवरिन की नज़र अपनी बेटी आकिस पे पड़ती है और इतने में अल्पागो उसको हलाक कर देता है। आकिस जो कि छुपके ये सब कुछ देख रही होती है, भागते हुए अपने बाबा के पास आती है और लकड़ी की तलवार लिए अल्पागो से कहती है कि अब तुम्हें भी मरना होगा। वारगी बे उसे पीछे की तरफ धकेल देता है। अल्पागो घोड़े पर सवार होता है और अपनी फ़ौज को लेकर वहाँ से रवाना हो जाता है। रास्ते में जंगल से गुजरते हुए एक जगह पर अल्पागो रुक जाता है और अपने बेटे बातूगा से कहता है कि मैदान जंग में 249 गोक सिपाही मारे गए। वो सिर्फ सिपाही नहीं थे जो अब सिर्फ याद बन चुके हैं। उनकी बीवियां बेवा हो चुकी हैं और उनके बेटे उनके लिए रो रहे हैं, और उनके बेटों का हक है कि वो अपने बाप के लिए रो सके, जिन्होंने मैदान जंग में मर्दों की तरह लड़ते हुए अपनी जान दी। लेकिन एक गो के तैगिन को बिल्कुल ये हक नहीं कि वो अपनी गद्दार माँ के लिए रोए, और गो खान होने के नाते तुम्हें रोने की इजाज़त नहीं है। लेकिन मैं तुम्हारा बाप हूँ और तुम्हारी तकलीफ़ को समझ सकता हूँ कि जान चलती है। तुम भी मेरी तकलीफ़ को समझो। बातूगा कहता है कि जिसको तकलीफ़ होती है वो जान नहीं लिया करते, और मैं मरने तक आपसे कभी भी बात नहीं करूँगा। अल्पागो चिल्लाकर कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर इसलिए लाया हूँ कि तुम खान को समझ सको, ना कि इसलिए कि तुम मेरे दुश्मन बन जाओ। फिर दाग कबीले को दिखाया जाता है जहाँ चोलपान अपने बाप और अपनी बहन की आखिरी रसूमात अपने कबीले की रवायात के मुताबिक अदा कर रही होती है, और आकिस भी अपने बाप के पास बैठी होती है। वो खाक उठाकर ये दुआ करती है कि गोक तेंगरी मेरे बाप को ताकत दो और उन्हें परवास पर ले जाओ। फिर कोनाता आकिस के पास आता है और उसे कहता है कि अब हमें तुम्हारे बाबा को लेकर जाना होगा। आकिस उससे पूछती है क्या वाकई ही हमारे सरदार एक गद्दार थे और चोलपान मीके भी एक गद्दार हैं। तो कोनाता कहता है कि मैं नहीं जानता कि ये गद्दार हैं या नहीं, लेकिन अल्पागो खान ये कह रहे हैं कि ये दोनों गद्दार हैं। फिर वो उससे पूछती है कि क्या मेरे बाबा भी एक गद्दार थे, और कोनाता कहता है कि नहीं, तुम्हारे पापा गद्दार नहीं थे। वो एक मर्द सिपाही थे, दागबान लोगों में सबसे ज़्यादा निडर। फिर आकिस पूछती है कि मेरे बाबा क्यों मर गए, वो तो बेगुनाह थे। कोनाता उसे बताता है कि खान लोगों की तलवार इसी तरह सिपाहियों को मार देती है, कभी इंसाफ की वजह से और कभी गद्दारी की वजह से। दाग कबीला अपनी रसूमात के मुताबिक उन तीनों को दफना देता है। कोनाता कहता है कि गोक के आबा और दाग के आबा आपस में भाई थे, और अब इन भाइयों की नस्ल में आपस में दुश्मनी हो चुकी है और ये एक दूसरे का खून बहा रहे हैं। लेकिन ऐसे हालात में हमें जमकर खड़े रहने की ज़रूरत है, तुर्कों को मुत्तहिद होने की ज़रूरत है, और अपने वतन को मजबूत बनाने के लिए हमें यकता होने की ज़रूरत है। फिर वो कहता है 2 सर वाला भेड़िया आएगा जो तुर्कों को एक कर देगा, और आसमान का मालिक हमें ताकत देगा और हमारा सुनहरा दौर ज़रूर आएगा।
फिर वो बार बार यही बात दोहराता है और ये सुनकर चौलपान बहुत गुस्से में आ जाती है और उसे कहती है कि बस अब बहुत हो चुका। दो सर वाला भेड़िया क्या, अगर यहाँ के सारे भेड़िए भी इकट्ठे हो जाएं और सारे तुर्क भी मुत्तहिद हो जाएं, तब भी गोक और दा को कोई एक नहीं कर सकता, क्योंकि मैं ये होने नहीं दूंगी। फिर वो आसमान की तरफ अपना हाथ उठाकर कहती है कि आसमान के मालिक ने मुझे संदूक दिया है और अब मैं चौलपान मीके नहीं चौलपान खान हूँ। वो आसमान के मालिक की कसम खाते हुए कहती है कि अल्पागो खान ने जो आग लगाई है मैं इसको बुझने नहीं दूंगी और इस दिन को हमेशा याद रखूंगी और इसे अपनी रूह और अपने दिमाग में पैबस्त रखूंगी। अब हम अपने लिए नया वतन तलाश करेंगे और जगह के बदल जाने से रवायात नहीं बदला करती। गोग जब तक ताक के सामने अपने घुटने नहीं टेकेंगे, उस वक्त तक मेरी रूह इस जिस्म से परवास नहीं करेगी। फिर वो ये कसम खाती है और उसके साथ उसका पूरा कबीला इस कसम में शामिल हो जाता है। कोनता, जो कि इस फैसले से नाखुश होता है, आके उसके पास आती है और उसे कहती है कि अगर आपको दो सर वाला भेड़िया दिखे तो उसे कहना कि मैं किसी भी खान की तलवार नहीं बनूंगी, बल्कि मैं दो सर वाले भेड़िए का पंजा बनूंगी। और दाग कबीला अपने लिए नया वतन ढूंढने के लिए अल्पागो की सरजमीन से रवाना हो जाता है। दूसरी जानिब अल्पागो को दिखाया जाता है जो बातूगा के हमरा अपने महल पहुंच जाता है और महल पहुंचने के बाद वो अपने भाई बलामीर से कहता है कि बलामीर मेरे भाई, महल में जितने भी दाग लोग मौजूद हैं उन सब के सर कलम करवा दो। ये सुनने के बाद बातूगा बहुत परेशान हो जाता है और फिर अल्पागो अपने दरबार की तरफ चल देता है और बातूगा से कहता है कि तुम अपने कमरे में जाओ। जब वो अपने दरबार की तरफ जा रहा होता है जहाँ एजे खातून मौजूद होती है, वो सब लोगों को कह रही होती है कि मैंने पहले ही तुम लोगों से कहा था कि दाग की बेटी कभी भी को घर की बहू नहीं बन सकती।